नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे हैं सामंतवाद व्याख्यान माला में तीसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान की यदि हम चर्चा करें तो हम सामंतों की श्रेणियों पर चर्चा कर रहे थे और एक जो जर्नलाइज जो श्रेणियों की यदि हम बात करें, क्योंकि जितनी भी राजपूताना की स्टेट्स थीं, मारवाड़ है, मेवाड़, हाड़ौती है, ढूंढाड़ है, मेवात है, उन सभी में अलग अलग श्रेणियां थीं। लेकिन मोटे रूप में उनको कंपाइल यदि हम करते हैं तो 4 श्रेणियां हमारे सामने आती हैं: राजवी, सरदार, गनायत, मुत्सदी। और फिर हमने मेवाड़ के संदर्भ में भी बात की थी, मारवाड़ के संदर्भ में भी बात की थी। आज हम बात करते हैं कि सामंतों से ली जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी थी। एक राजा सामंतों से सेवा के रूप में क्या प्राप्त करता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैनिक सेवा की, क्योंकि सामंत प्रथा के मूल में जो कारण थे उसमें एक सैनिक सेवा भी है। सामंतों द्वारा सैनिक सेवा के संबंध में सभी राज्यों से अलग अलग मेजरमेंट थे, अलग अलग मानक थे। मारवाड़ में सामंतों को 1000 की आय पर, प्रति 1000 की आय पर एक घुड़सवार और 500 रुपये पर एक पैदल सैनिक राज्य की सेवा में भेजना पड़ता था। ये जो सैनिक सेवा है, जो प्रति 1000 की आय पर एक घुड़सवार है, 500 की आय पर एक पैदल सैनिक है, ये हमेशा राजा के यहाँ रहती थी। मेवाड़ में सामंतों के लिए प्रति 1000 रुपये की आय पर दो घुड़सवार देने होते थे उन्हें, और 4 पैदल सैनिकों को राज्य की सेवा में भेजना पड़ता था। जयपुर राज्य की बात करें तो जयपुर राज्य में सामंतों को प्रति 500 रुपये की आय पर एक सवार और 1000 की आय पर 2 घुड़सवार और 1 पैदल सैनिक राज्य की सेवा में भेजना पड़ता था। ध्यान रहे विद्यार्थियों, जैसलमेर में सामंतों को जागीर से बहुत कम आय होती थी, अतः बहुत कम आय होती थी, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट है, अतः वे राज्य सेवा के लिए सैनिक भेजने के दायित्व से मुक्त थे। यदि राजा उनसे सैनिक सेवा लेता तो बदले में सैनिकों को वेतन देता था। युद्ध के समय, ये जो ऊपर की जो बात की है विद्यार्थियों, सामान्य परिस्थितियों की बात है, लेकिन यदि युद्ध है तो युद्ध के समय सभी राज्यों के सामंत अपने सैनिकों के साथ राज्य की रक्षा के लिए उपस्थित होते थे। अब हम बात करते हैं अगले कर, जिसका नाम है रेख। अगली सेवा जो है रेख। सामंतों की जागीर की उपज का जो अनुमान है, जो पैरामीटर है, वो रेख कहलाता था। साधारण शब्दों में ये जागीरदार की आय का सूचक थी। रेख के आधार पर ही सामंतों से राजकीय रकम की वसूली तथा सेवा प्राप्त की जाती थी। मारवाड़ राज्य में रेख का प्रयोग पट्टा रेख और भर्तु रेख, भर्तु रेख, पहला मैंने बोला है पट्टा रेख, दूसरा भर्तु रेख के रूप में किया जाता था। पट्टा रेख से तात्पर्य जागीर की उस अनुमानित वार्षिक आय से था जिसका शासन द्वारा प्रदान किए गए जागीर के पट्टे में उल्लेख रहता था। ये क्या था? पट्टा रेख। जब अलॉटमेंट लेटर मिलता था, उसी के ऊपर ये सारा
डिटेल्स ये रहती थी। भर्तुरेख वह राशि थी जो जागीरदार पट्टा रेख के आधार पर राजकोष में जमा करवाता था। अब देखिए डिफरेंस समझिए आप। पट्टा रेख में तो ये लिखा है कि अमुक शासक, मान लीजिए उस शासक का नाम राम सिंह है, कि राम सिंह को ये भालेरी गांव की जागीरी दी जाती है और वार्षिक आय इनकी रहेगी, जो वार्षिक अनुमानित जो वार्षिक आय है जागीर की वो रहेगी 5,000 रुपया। ये तो वो हो गया। अब भर्तुरेख जागीरदार पट्टा रेख के आधार पर राजकोष में जमा करवाता है, वो राशि है। पट्टा रेख के आधार पर राजकोष में जो राशि जमा करवाता है वो है भर्तुरेख। और पट्टा रेख जो पट्टे में लिखी हुई है, जो लिखी हुई है वो पट्टा रेख है, और जो जमा करवानी है ट्रेजरी में राजकोष में वो भर्तुरेख है। मारवाड़ में सर्वप्रथम महाराजा सूर सिंह, जिनकी टाइमिंग है विद्यार्थियों 1595 से 1619 ने, सूर सिंह ने सामंतों के पट्टों में रेख दर्ज करने की शुरुआत की थी। 1755 में महाराजा विजय सिंह ने सामंतों से 1,000 की आमदनी पर 300 रुपये के हिसाब से मतालबा नामक कर वसूलना प्रारंभ किया, जो बाद में रेख के नाम से जाना जाने लगा। शासकों ने अपनी मनमर्जी और आवश्यकता के अनुसार सामंतों से जो रेख वसूल की जाती थी वो उसमें बढ़ोतरी कर देते थे, और इस अनियमित वसूली से सामंतों में असंतोष होता था। फिर जब ये दोनों पक्षों में इस प्रकार का विवाद होने लगा तो अंग्रेज़ों ने फिर मध्यस्थता की और रेख के संबंध में नियम जो है वो तय किए। अब हम बात करते हैं उत्तराधिकार शुल्क की। मारवाड़ में सर्वप्रथम मोटा राजा उदय सिंह, अकबर के जो ज़माने में था 1583 से 1595, ने सामंतों से उत्तराधिकार शुल्क लेने की शुरुआत की। उस समय यह शुल्क पेशकशी कहलाता था। पेशकशी कहलाता था। पेशकशी चुकाने के बाद ही ठिकाने के उत्तराधिकारी को नया पट्टा दिया जाता था। महाराजा सूर सिंह ने पेशकशी की राशि जागीर की रेख के बराबर निश्चित कर दी, तो महाराजा अजीत सिंह ने इसका नाम हुक्मनामा कर दिया। उत्तराधिकार शुल्क का नाम, ये जो पेशकशी थी, इसका नाम हुक्मनामा कर दिया। मारवाड़ में तागीरात, रिपीट कर रहा हूँ, तागीरात नाम से एक नया कर भी सामंतों से वसूल किया जाता था। महाराजा विजय सिंह ने 1752 से 1793 जिनका टाइमिंग रहा, महाराजा विजय सिंह ने मराठों के आक्रमणों के कारण धन की आवश्यकता होने से हुक्मनामा की राशि दुगनी कर दी। रेख के अनुसार जितनी राशि बनती थी, पट्टा रेख के अनुसार उससे दुगनी कर दी। महाराजा मानसिंह ने जो हुक्मनामा है इसकी राशि में और भी अधिक बढ़ोतरी कर दी, जिसके कारण उनके पूरे शासनकाल में सामंतों का विरोध उनको झेलना पड़ा। अब इसके बाद में मेवाड़ में उत्तराधिकार कर की यदि हम बात करें तो इसको कैद या तलवार बंधाई के नाम से जाना जाता था। सामंत की मृत्यु होने पर उसकी जागीर पर जब्ती बैठा दी जाती थी। तलवार बंधाई या कैद की रकम राजकोष में जमा करवाने पर ही वो जब्ती उठाई जाती थी। ठीक है, एक प्रकार से उस जागीर को जब्त कर लिया जाता था। हम पहले भी इसकी चर्चा कर रहे थे। मेवाड़ में तलवार बंधाई की रकम जागीर की वार्षिक आय के बराबर होती थी। 1854 के बाद
तलवार बंधाई की राशि जागीर की वार्षिक आय की 3/4 ली जाने लगी। मेवाड़ में आमेट, भिंडर, गोगुंदा, देवगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा आदि के सामंत तलवार बंधाई नाम का जो कर है इससे मुक्त थे, फ्री थे। बीकानेर के सामंतों को पट्टा प्राप्ति के अवसर पर शासक को उत्तराधिकार शुल्क के रूप में, पेशकशी के रूप में एक निर्धारित धनराशि देनी पड़ती थी। पेशकशी की राशि निश्चित नहीं थी। शासक अपनी इच्छानुसार, परिस्थितियों के अनुसार उस राशि की वसूली करते थे। पुनः ध्यान रहे विद्यार्थियों, जैसलमेर में सामंतों से उत्तराधिकार शुल्क के रूप में कोई धनराशि नहीं ली जाती थी, बल्कि शासक की तरफ से उत्तराधिकारी को सिरोपाव दिया जाता था, यानी सिर से लेकर पैर तक 5 वस्त्र दिए जाते थे। सामंतों द्वारा, अब हम बात करते हैं सामंतों, जो सामंत हैं उनके द्वारा दिए जाने वाले अन्य कर व उपहार और क्या क्या देते थे। शासक के राज्याभिषेक के अवसर पर सामंतों को नजराना देना पड़ता था। शासक एवं युवराज के प्रथम विवाह पर भेंट और राजकुमारी के विवाह पर न्योत के रूप में राशि चुकानी पड़ती थी सामंतों को। मेवाड़ में सामंतों को अपनी वार्षिक आय का 1/6 हिस्सा छटूंद, कल भी हमने जिक्र किया था, नामक कर के रूप में देना पड़ता था। ये हम मेवाड़ की बात कर रहे हैं। बीकानेर के सामंतों को हबूब, रुखवाड़ी, भाछ व घोड़ा आदि भी देने पड़ते थे। इन सब टर्म्स को हम करेंगे। जैसलमेर राज्य में सामंतों की आय कम होने के कारण उन्हें भूमि कर व अन्य कर नहीं देने पड़ते थे। ये बात आप नोटिस रखें जैसलमेर के विशेष संदर्भ में। सामंत अवसर विशेष पर शासक को घोड़ा भी नज़र करते थे, यानी घोड़ा देते थे, भेंट करते थे, या अपनी हैसियत के अनुसार धनराशि जमा करवा देते थे घोड़े के निमित्त करके। अब हम बात करते हैं सामंतों के विशेषाधिकारों की। अभी तो हमने बात की कि सामंतों को कौन कौन से कर देने पड़ते थे, कौन सी सेवाएं देनी पड़ती थी। अब हम बात कर रहे हैं इनकी स्पेशल राइट्स की। देखिए, मेवाड़ है, मारवाड़ है, जयपुर है, बीकानेर है, कोटा के प्रथम श्रेणी के सामंतों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। मेवाड़ में सलम्बुर के सामंत को नए महाराणा की कमर में तलवार बांधने का विशेषाधिकार प्राप्त था। युद्ध के समय हरावल में रहने का भी उसे अधिकार प्राप्त था। हरावल यानी जो सेना आगे रहती थी। नए महाराणा के गद्दी नशीन होते समय शोक निवारण का दस्तूर बेदला राव के द्वारा किया जाता था। शोक निवारण की एक प्रथा है, हिंदुओं और राजपूतों में आज भी है। जब मृत्यु हो जाती है ठाकुर साहब की, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को पगड़ी की एक रस्म होती है। उसी समय शोक निवारण होता है, जिसमें से अपने वो शराब पिला करके उनका जो शोक को तुड़वाते हैं। मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंत ताजीम, कल हमने बात की थी ताजीम की, इकहरी ताजीम और दोहरी ताजीम। तो प्रथम श्रेणी के सामंत को ताजीम, बाह पसाव, हाथ का करब, जो शासक के सामंत के कंधे पर हाथ रख के अपने छाती तक ले जाते थे, आदि से सम्मानित उनको किया जाता था। दरबार में सामंतों के बैठने के स्थान निश्चित होते थे। उमरावों को बड़ी ओल महाराणा के दाहिनी और सबसे आगे बैठने का स्थान दिया जाता था। मारवाड़ में सिरायत के सामंतों को दोहरी ताजीम प्राप्त थी। कुछ सामंतों को बाह पसाव व हाथ का कुर्ब का सम्मान भी प्राप्त था। ये सम्मान सामंतों को बहुत बड़ी राजकीय सेवा करने पर ही मिलता था। सिरायत के सामंत
महाराजा द्वारा भेजे गए खास रुक्का यानी कि स्पेशल मैसेज के द्वारा ही दरबार में उपस्थित होते थे और लौटते समय उन्हें महाराजा की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी। उस समय उन्हें सिरोपाव प्राप्त होता था, यानी सिर से पैर तक के 5 वस्त्र। बीकानेर के सामंतों को भी ताजीम, कुर्ब आदि से सम्मानित किया गया था। ऐसे ही जयपुर के सामंतों की बात है, दूसरे सामंतों की बात है। इन सामंतों को विशेषाधिकार जो है कमोबेश सभी राज्यों में एक जैसे प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त सामंत अपने क्षेत्र का सर्वोच्च अधिपति होता था। वह कर लगाता था, वसूलता था, लेकिन उसे न्याय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वे अपने आवास के लिए महल बना सकते थे अपने रहने के लिए, लेकिन छत्रियां बनाने के लिए शासक की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। सामंत का अन्य सामंत से मिलने पर प्रतिबंध था। राजा की स्वीकृति जरूरी थी इसके लिए, और उन्हें अपने पुत्र पुत्री के विवाह करने से पूर्व भी शासक की स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। सामंतों के आपसी झगड़ों का निर्णय भी राजा के द्वारा किया जाता था। ये स्थितियां हमें यह विदित करवाती हैं, बोध करवाती हैं कि मतलब सामंत जो हैं धीरे धीरे राजा के अधीनता की स्थिति में आ गए थे। यदि हम बात करें यूरोपीय सामंतवाद से तुलना की, खासकर कर्नल जेम्स टॉड ने क्योंकि ये मैटर उठाया था, उन्होंने राजस्थान के सामंतवाद की तुलना यूरोपियन सामंतवाद से करते हुए कुछ साम्यताएं बताई। कर्नल टॉड ने तलवार बंधाई के समय सामंत द्वारा जी जाने वाली धनराशि, वैध उत्तराधिकारी के अभाव में जागीर का जब्ती किया जाना, सामंतों को अपने स्वामित्व का हस्तांतरण करना, राज परिवार में विवाह के अवसर पर दी जाने वाली धनराशि, सामंती कर, सामंत के अवयस्क होने पर रक्षा पद की स्थिति को लेकर राजस्थान के सामंतवाद को यूरोपियन सामंतवाद के समान बताया था, परंतु इनमें कुछ आधारभूत विषमताएं थी। यूरोपीय सामंतों की स्थिति राजा के आश्रित के समान थी। ठीक है, यहाँ पे बाद में हो गई थी, लेकिन हम यदि मूलभूत बात करें, उनकी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं थी, जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं था। यूरोप में सामंतवाद का उदय एक राजनीतिक आवश्यकता थी। राजा की शक्ति के पराभव के फलस्वरूप प्रजा के जानमाल की रक्षा की युक्ति के लिए सामंतवाद अस्तित्व में आया था। उन्हें अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करना था। राजा के शक्तिशाली होते हुए यूरोप में धीरे धीरे सामंतवाद लुप्त हो गया, जबकि राजस्थान में सामंती प्रथा राजा की शक्ति की क्षीणता के कारण अस्तित्व में नहीं आई थी, बल्कि उसका विकास सामाजिक एवं नैतिक कारणों से हुआ था। राजस्थान में सामंतवाद राजाओं के अस्तित्व में बने रहने तक रहा, जबकि यूरोप में नहीं रहा था। राजाओं ने सामंतवाद को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। इसके अतिरिक्त यूरोपीय सामंतों को सिक्के ढलवाने और निजी तौर पर युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे, जबकि राजस्थानी सामंत सिक्के नहीं ढलवा सकते थे और न ही निजी तौर पर युद्ध कर सकते थे। इसके अतिरिक्त यूरोपीय सामंत अपने क्षेत्र में कानून बनाते थे और न्याय करते थे। राजस्थान में न्याय का कार्य ग्राम पंचायत व जातीय पंचायतों के हाथ में था। सामंत इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे। यूरोप में सामंत और राजा का संबंध स्वामी और सेवक का था। इसका आधार पारस्परिक सुरक्षा और सेवाएं थीं। राजस्थान में राजा और सामंत का संबंध एक स्वकुलीय नेता और सहयोगी का था। वे आपस में रक्त संबंधी थे। यूरोप में भूमि पर राजा का स्वामित्व था, जबकि राजस्थान में भूमि पर किसान का स्वामित्व था। तो ये कुछ आधारभूत विषमताएं हैं, जिसके कारण हम यह नहीं कह सकते कि दोनों के अंदर कोई साम्यता थी। निष्कर्ष में हम बात करें तो राज्यों की शासन व्यवस्था में सामंतों का महत्वपूर्ण योगदान था। सामंत राज्य की एकता के माध्यम थे। शासक के कुल व वंश के होने के कारण वे शासक को अग्रज मानते थे, जिसमें उनमें पारस्परिक सद्भाव व बंधुचारा था।
राज्य प्रशासन में सामंतों का सक्रिय सहयोग रहता था। वे सैनिक सहयोग देते थे, राजस्व इकट्ठा करते थे, न्याय व्यवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त शासक और जनता के मध्य कड़ी का कार्य करते थे। वे शासक की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने का भी कार्य करते थे। राज्य के महत्वपूर्ण मामलों में सामंतों से परामर्श करना शासक के लिए आवश्यक था। तो इस प्रकार सामंत व्यवस्था एक राजस्थान में उस समय की आवश्यकता थी। बाद में ये जो हमें खूबसूरत सा रिश्ता दिखाई दे रहा है, इसमें प्रॉब्लम्स भी आई। जब मुग़लों का शासन यहाँ पर आ गया, राजाओं को सामंतों की शक्ति की आवश्यकता नहीं रही, तब शासकों ने सामंतों से कर लगाने का, उनसे किसी न किसी प्रकार से धन वसूलने का कार्य प्रारंभ किया, उनकी शक्ति को क्षीण करने का कार्य प्रारंभ किया है, वो मुग़लों के प्रभाव के कारण। लेकिन चाहे शक्ति को क्षीण किया, सामंत व्यवस्था जब देश आज़ाद हुआ हमारा 1947 में, राजतंत्र के साथ साथ सामंत व्यवस्था भी बनी रही। धन्यवाद।